Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about PM Modi in Maldives, and we'll be also looking into India-Maldives relation. This topic is going to be important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो पीएम मोदी इज ऑन विजिट टू मालदीव्स यूके में इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद नाउ ही हैज मूव टू मालदीव्स ही इज विजिटिंग मालदीव्स और मालदीव्स में ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट मालदीव्स 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो आज के दिन यानी कि 26 जुलाई को होगा मालदीव में। तो उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू से और दोनों ही देशों ने कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए हैं। जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए भारत ने अनाउंस किया है 4,850 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मालदीव। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक तरीके से लोन अमाउंट अलग से एक फंड में डाल दिया भारत ने। अब मालदीव अपनी जरूरत के हिसाब से उससे पैसे निकालते रहेगा एंड देन बाद में उसको रिटर्न करना होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट कि एक बार में सारा पैसा दिया नहीं है, बट नाउ द फंड हैज बीन सेपरेटली एलोकेटेड एंड नाउ मालदीव्स विल विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीड अराइजेस। दोनों ही देश अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे आपस में और उसके लिए नेगोशिएशंस हैव स्टार्टेड कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत 72 हेवी व्हीकल्स प्रोवाइड करेगा टू द मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारत हेवी व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहा है टू मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़े टाइम बाद आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल तक मालदीव के अंदर एक अलग ही माहौल था। वहां से बोला जा रहा था कि भारत अपने तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स को वापस लेकर के जाओ, और अब वापस से मालदीव हैज अग्रीड टू टेक सम हेवी डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया, सो इट कैन बी सीन एज ए टर्न अराउंड इन इंडिया मालदीव रिलेशन। आगे हम देखेंगे। तो ऑल दीज कोऑपरेशंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन आप कह सकते हैं इट इज इन लाइन विथ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जहां पे भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने पे फोकस कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन लाइन विथ इंडियाज महासागर विजन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गोल है कि इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध बनाए भारत, प्रॉक्सिमिटी डेवलप करे अंडर महासागर विजन। उस लाइन में भी आप भारत का ये इनिशिएटिव या जेस्चर टुवर्ड्स मालदीव को देख सकते हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों देशों ने अब फैसला किया है कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे ट्रेड एंड टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा बिटवीन द टू साइड्स। एनवायरमेंटल फील्ड में भी कोलैबोरेशन किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑल। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिन जिन देशों को विजिट करते हैं इन करेंट टाइम्स, उन देशों से संबंधित जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाउ देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले मेंस एग्जाम में आपसे इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में प्रश्न पूछा जाए। तो सिर्फ ये तो पूछेगा नहीं कि बताइए करंट विजिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, फिर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना होगा कि कैसे रिलेशंस हैं पिछले कुछ सालों में, क्या चेंजेस आ रहे हैं और अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस पर्टिकुलर विजिट टू मालदीव्स इज इम्पॉर्टेंट। ये जो विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इट कैन बी सीन एज ए मेजर टर्न अराउंड इन इंडिया मालदीव्स रिलेशन, जिसमें बहुत सारा टेंशन आ गया था इन पास्ट 2 इयर्स। साल 2023 में ये जो प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं पीछे से, मोहम्मद मुइजू, ये जब प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होकर के आए थे मालदीव में, तो इन्होंने पूरी तरीके से एंटी इंडिया स्टैंड लिया था और तब से भारत और मालदीव के रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे। इनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान ही, यानी कि जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जा रहे थे, अभी चुने भी नहीं गए थे, तब भी इन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक्स प्रमोट करने शुरू किए थे। इसी को कहा गया था इंडिया आउट कैंपेन। एंड व्हेन ही गॉट
इलेक्टेड, उसके बाद से इन्होंने तो कई सारे एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स लिए थे। तो जिस कारण से भारत और मालदीव्स के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे पिछले 1.5-2 सालों में। लेकिन अब वापस से इसको सुधारा जा रहा है। क्यों सुधारा जा रहा है वो भी समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो जरा देखते हैं भारत और मालदीव के रिलेशंस इन रिसेंट टाइम्स। देखिए, मोहम्मद मोइजू बिलोंग्स टू ए पार्टी जिसका नाम है पीएनसी। इतना डिटेल में नहीं समझना, बट फिर भी थोड़ा सा मालदीव की पॉलिटिक्स समझिए। मालदीव की पॉलिटिक्स में दो पार्टियां, एक तरफ पीएनसी पार्टी जिसको बिलोंग करते हैं उनके करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, दूसरी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी। एमडीपी इज जनरली कंसिडर्ड टू बी प्रो इंडिया, जबकि पीएनसी जनरली एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना स्टैंड रखती है। अब जैसे ही पीएनसी के लीडर मोहम्मद मुइज़ू चुन करके आए एज प्रेसिडेंट, उन्होंने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना स्टैंड की तरह देखा जा सकता है। जैसे जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने नवंबर 2023 में, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले चाइना विजिट किया और चाइना के साथ इंपॉर्टेंट 21 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए मालदीव्स ने। साथ ही साथ मालदीव ने भारत को ऑर्डर दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि आपने जो भी मालदीव के अंदर अपने मिलिट्री पर्सनल या डिफेंस इक्विपमेंट्स रखे हैं उनको आप विड्रॉ करें, वापस लेकर के जाएं। तो ये क्या मामला है समझिए। जब मालदीव के अंदर प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी, एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उस टाइम में एज ए मैटर ऑफ गुडविल जेस्चर भारत ने कुछ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स जो पेट्रोलिंग में सर्वे में काम आती है फॉर एयरफोर्स, और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव को गिफ्ट किए थे। साथ ही साथ इंडिया हैड स्टेशनड 80 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स टू मालदीव या इन मालदीव इन ऑर्डर टू हेल्प एंड ट्रेन द मालदीवियन एयरफोर्स पर्सनल्स। तो भारत के लगभग 80 एयरफोर्स के जवान, एयरफोर्स के पर्सनल्स एंड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव में था। ये भारत ने दिया था टू मालदीव एज ए मैटर ऑफ गुडविल जेस्चर, जब दोनों ही देशों के रिलेशंस अच्छे थे, जब मालदीव के अंदर एक प्रो इंडिया पार्टी पावर में थी, एमडीपी। लेकिन जैसे ही एंटी इंडिया पार्टी या प्रो चाइना पार्टी केम टू पावर, उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आदेश दिया कि भारत अपने ये डिफेंस इक्विपमेंट्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड एयरफोर्स पर्सनल्स को विड्रॉ कर ले मालदीव से। एंड दिस वाज सीन एज इंडिया आउट कैंपेन। भारत को भगाओ यहाँ से, भारत की तमाम जो चीजें हैं उसको हटाओ यहाँ से। एंटी इंडिया रेटोरिक्स वेयर ऑन द पीक इन नवंबर 2023 when Indian Air Force and Indian aircrafts were ordered for evacuation out of Maldives। भारत एक इंपॉर्टेंट सर्वे भी कर रहा था मालदीव के साथ मिलकर के, वाटर सर्वे। उस सर्वे को भी स्क्रैप डाउन कर दिया गया व्हेन मुइज़ू केम टू पावर। और सबसे एक और आप कह सकते हैं फ्लैश पॉइंट आया भारत और मालदीव के रिलेशंस में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ ट्वीट किया कि इंडियन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि कम एंड विजिट लक्षद्वीप, प्रमोट द लोकल इकोनॉमी ऑफ लक्षद्वीप। अब मोदी जी के इस ट्वीट का मजाक उड़ाते हुए एक मालदीवियन मिनिस्टर ने, मालदीव का एक मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई कर दिया, उस ट्वीट पे, कि आपके लक्षद्वीप में तो कुछ भी नहीं है, गंदगी के अलावा कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। इंडियन टूरिस्ट्स को फिर रेफर करते हुए उसने कहा उस मालदीवियन मिनिस्टर ने कि अगर आपको आना है तो लक्षद्वीप मत आइए, आप आइए मालदीव्स। तो प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा दिया, लक्षद्वीप का मजाक उड़ा दिया, हमारे आइलैंड का मजाक उड़ा दिया। तो इन सब कारणों से भारत और मालदीव के रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो गए थे 2023 के बाद से, जब से मोहम्मद मुइज़ू पावर में आए। लेकिन भारत ने फिर भी पेशेंस रखा। भारत ने कभी भी डायरेक्टली एंटी मालदीव स्टैंस लेना शुरू नहीं किया, क्योंकि मालदीव अलग अलग कारणों से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसकी
लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिक है। आप देखिए मालदीव जो है भारत के वेस्टर्न कोस्ट से हार्डली 300 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है। भारत का जो लक्षद्वीप में आइलैंड है मिनिकॉय, उससे हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है मालदीव। तो मालदीव का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इस कारण से इंडिया डज नॉट वांट टू डेवलप एन एंटी मालदीव स्टैंड्स। वी डू नॉट वांट मालदीव टू बिकम कंप्लीटली हॉस्टाइल टू इंडिया। इसलिए हमने मालदीव के इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी एंटी मालदीव स्टैंड्स नहीं लिया। हाँ, वो बात अलग है कि भारत के लोग काफी नाराज हो गए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया था। भारत के लोगों ने फैसला कर लिया था, एक ट्विटर पे ऑनलाइन कैंपेन चला था कि नो वन विल विजिट मालदीव। और फिर मालदीव के अंदर टूरिज्म, भारत से जाने वाला टूरिज्म काफी कम हो गया था। लेकिन भारत सरकार ने बहुत पेशेंस रखा, एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन की इस पूरे मामले में, कंसीडरिंग द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव। दूसरा है चाइना फैक्टर। देखिए, चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन में अपनी फुटप्रिंट को वो स्ट्रॉन्ग करे, और उसके लिए वो इंडियन ओशन में एक प्रोजेक्ट भी लेकर के आ रहा है अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो तमाम पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। इन पोर्ट्स को वो डेवलप कर रहा है अराउंड इंडिया, जैसे म्यांमार के अंदर क्याकफाओ, बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव के अंदर माले पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट, एंड दीज पोर्ट्स, सीरीज ऑफ पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज Belt and Road Initiative of China. We have already seen Belt and Road Initiative of China, which is also dubbed as string of pearls by some security experts, according to which China is trying to encircle India. Up already Mali port is part of a string of pearls, and we do not want to further alienate Maldives ताकि वो पूरी तरीके से एंटी इंडियन प्रो चाइना हो जाए. It will create bigger problems for India. India does not want China to have a stronger footprint in Indian Ocean. We want our Indian Navy to remain the most powerful navy in the Indian Ocean. We want our Indian Navy to be the first responder in contingent situation, चाहे वो नेचुरल कंटिजेंसी हो जैसे सुनामी वगैरह हो जाए, या मैन मेड कंटिजेंसी हो जैसे पायरेट्स का अटैक हो जाए. वी वांट इंडियन नेवी टू रिमेन द फर्स्ट रेस्पॉन्डर. वी वांट इंडियन ओशन टू रिमेन बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, एंड दैट इज वाई हम इंडियन ओशन के अंदर किसी भी देश को अपने से एलियनेट नहीं करना चाहते, खासकर जो आइलैंड कंट्रीज है. और इसी कारण से भारत सरकार ने तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको अपग्रेड कर दिया इनटू महासागर. फिर जैसे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, प्रोजेक्ट मौसम, ये सब हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़ पेपर एनालिसिस में देखा था. तो हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन में कोई भी कंट्री, खासकर आइलैंड कंट्री, हमसे नाराज हो, क्योंकि फिर उसका सीधा सीधा फायदा चाइना को होगा. आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जीरो सम गेम चल रहा है इंडियन ओशन के अंदर. लॉस ऑफ इंडिया विल लीड टू डायरेक्ट एडवांटेज फॉर चाइना. तीसरा, आई हैव ऑलरेडी टॉक, तीसरा व्हाई वी डू नॉट वांट टू एलियनेट मालदीव, क्योंकि मालदीव जो है वो भारत के लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का भी है. भारत का खूब सारा ट्रेड जो है इस एरिया से गुजरता है. तो इस ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, इंडिया नीड्स टू प्रॉपरली कोऑर्डिनेट विद आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन इंक्लूडिंग मालदीव. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का एक स्ट्रैटेजिक गोल है इंडियन ओशन में कि इंडियन ओशन रिमेन्स ओवरऑल कन्फ्लिक्ट फ्री. वी डू नॉट वांट मेजर पावर्स लाइक यूएस और रसिया और चाइना टू हैव स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन. वी वांट इंडियन ओशन टू रिमेन बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, और उसके लिए हमें जरूरत है कि इंडियन ओशन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के संबंध अच्छे बने रहें. वन मोर फैक्टर वाई वी डू नॉट वांट टू एलियनेट मालदीव. चाहे मालदीव हमें कितना भी प्रोवोक करे, हमें उसको रिप्लाई बैक नहीं करना है. ये हमें सीखना है आम जीवन में भी. हमें कोई कितना भी पोक करे, हमें अपना इंटरेस्ट का ध्यान देना है, ये नहीं कि हमें रिएक्ट कर देना है. देखिए, मालदीव एक इस्लामिक पॉपुलेशन वाला देश है, और जब आईसिस का राइज हुआ था तो उस टाइम में कई सारे मालदीवियन नेशनल्स वेयर फाउंड टू हैव मूव टू आईसिस एंड जॉइंट इट एंड engage into radical activities. तो हमेशा से ये खतरा है, चूंकि इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है मालदीव के अंदर, कि मालदीव में डेवलप प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान इसका मिसयूज करेगा एंड डेवलप सम और यूज मालदीवियन लैंड अगेंस्ट इंडिया टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया. तो अभी तो कश्मीर से हमें
या वेस्टर्न बाउंड्री से हमें टेररिज्म झेलने को मिलता है फ्रॉम पाकिस्तान साइड डायरेक्टली। बट अगर मालदीव बिकम्स कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान, वैसे भी चाइना की तरफ तो टिल्ट है ही इसका अंडर इट्स करेंट रेजिम, अगर इट बिकम्स कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान एंड इफ पाकिस्तान स्टार्ट्स using Maldivian soil to promote terrorism in India, so it will be bigger trouble for India. We do not want that. And considering Maldivian Islamic population, there is high risk of radicalization, and that is why we do not want to alienate Maldives away from India. लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जितना जरूरत भारत को मालदीव की है, उससे ज्यादा जरूरत मालदीव्स को भारत की है। वो चाइना उसको इतनी दूर से बचाने नहीं आ रहा आने वाला इन सम इमरजेंसी सिचुएशन। तो इस लाइन पे आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने, अगर इंडिया मालदीव रिलेशंस पे प्रश्न आ जाए तो, कि जितना भारत के लिए मालदीव जरूरत, भारत को मालदीव की जरूरत है, उससे ज्यादा मालदीव नीड्स इंडिया। तो लेट अस नाउ सी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर मालदीव। सबसे पहले एसेंशियल सप्लाईज, छोटी से छोटी जरूरत की चीजें, राइस, स्पाइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इवन इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसके लिए मालदीव इज हेवली रिलाइंग ऑन इंडिया। अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सीमेंट, रॉक, बोल्डर्स एंड ऑल, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, दे हेवली रिलाई ऑन इंडिया। एजुकेशन की बात की जाए, अब मालदीव के अंदर कैसा है कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और बहुत स्कैटर्ड तरीके से हैं, आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। मालदीव इज सीरीज ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो, स्कैटर्ड आइलैंड्स, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इस कारण से उनके यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स पे पॉपुलेशन सेटलमेंट है, दे आर नॉट कनेक्टेड, इसलिए एजुकेशन सिस्टम बहुत डेवलप्ड है नहीं। एक जगह से दूसरे जगह पढ़ने जाने के लिए भी बीच में फिर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं लेकिन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं। तो मालदीव के कई सारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत में पढ़ने आते हैं इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी मालदीव बहुत हद तक रिलाई करता है भारत के ऊपर। एक और चीज समझ लीजिए, चाइना और भारत के बीच में एक गेम चल रहा है इन मालदीव, जिसको कहा जा सकता है ब्रिज पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मालदीव इज एन आर्कीपेलागो हैविंग सीरीज ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स एंड पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड। तो मालदीव के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करे ताकि ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथेंड हो। अब दोनों ही देश, चाइना और इंडिया, ब्रिज बनाने में लगे हुए हैं। यहां से यहां तक का हमने ब्रिज बनाया, तो चाइना कह रहा है कि मैंने इस दो आइलैंड के लिए ब्रिज बना दिया। तो एक ब्रिज पॉलिटिक्स चल रहा है मालदीव के अंदर कि कौन ज्यादा ब्रिज बनाएगा, बिकॉज बोथ इंडिया एंड चाइना वांट मालदीव टू बी ऑन इट्स ओन साइड। चाइना अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, भारत अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, और दोनों के बीच में एक ब्रिज पॉलिटिक्स चल रही है। मैं बस ये आपको बता रहा हूं कि भारत के पास एडवांटेज है वीजा विस चाइना व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशन विथ मालदीव, और वो एडवांटेज है हमारा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। इतना दूर से चाइना बार बार मालदीव की मदद करने नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब सुनामी आया साल 2004 में, तो इंडियन नेवी वाज फर्स्ट टू एंगेज इनटू रेस्क्यू ऑपरेशंस इन मालदीव। चाइना नेवी नहीं थी। 2014 में जब वाटर क्राइसिस आया, देखिए मालदीव के अंदर फ्रेश वाटर तो है नहीं, रिवर्स तो है नहीं, तो आइलैंड है, अटोल्स, बेसिकली कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड्स है, तो फ्रेश वाटर तो है नहीं वहां पे। वो लोग अब सलाइन वाटर, ओसनिक वाटर को ही डीसैलिनेट कर करके फिर पीते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। उनका जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो करप्ट हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गया साल 2014 में, एंड देन देयर वाज मैसिव ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन मालदीव इन 2014। उस टाइम में भारत ने एयरलिफ्ट करा करके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कराया था मालदीव को ओवरनाइट। अगेन highlighting the fact कि India has advantage of geographical proximity with Maldives, and Maldives, though even if it wants to alienate away from India and coordinate more with China, will have to remain with India because of India's geographical proximity advantage. India is security provider also, क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। अगेन मालदीव में मिलिट्री कू 1988 में कोशिश की गई थी, देयर वाज अ कू अटेम्प्ट इन 1988 अगेंस्ट उस टाइम के प्रेसिडेंट अब्दुल कायूम। भारत ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भेजे थे टू प्रिवेंट दिस कू। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ऑपरेशन कैक्टस किस देश से रिलेटेड है, आंसर वुड बी इंडिया मालदीव रिलेशंस। 1988 में कू को प्रिवेंट करने की
कू को प्रिवेंट किया भारत ने मालदीव के अंदर थ्रू ऑपरेशन कैक्टस। तो इससे ये पता चलता है कि मालदीव में अगर कुछ भी क्राइसिस आती है, सिक्योरिटी चैलेंज आता है, तो इट इज इंडिया विच कैन रिस्पॉन्ड अर्लियर एज कंपेयर टू चाइना। एंड टूरिज्म इज one of the most important economic activity in Maldives. 28% of its GDP comes from tourism. और भारत से खूब सारे टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स, और इस कारण से मालदीव इज हेवली रिलाइंग ऑन इंडिया फॉर इट्स फॉरेक्स रिजर्व इनफ्लो एज वेल फ्रॉम टूरिज्म। मालदीव को देखिए, साल 2023 में तो इन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ा दिया, प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा दिया। उसके बाद इनको बात समझ आ गई कि अगर इंडियन लोग नाराज हो गए और मालदीव विजिट करना बंद कर दिया, तो मालदीव को बड़ा फॉरेक्स रिजर्व में नुकसान हो सकता है। और फिर 2024 से ही आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट मोदी जो हैं वो थोड़ा सा अपना स्टैंड सॉफ्ट करने लगे टुवर्ड्स इंडिया। और अब आप देख रहे हैं 2025 में प्रधानमंत्री जी को बुला करके गेस्ट ऑफ ऑनर बना रहे अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में। तो 2024 में देयर वाज मैसिव ड्रॉप ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग मालदीव्स आज compared to 2023. So that was a realization for Maldives कि they should not be taking anti-India stance. ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें भारत और मालदीव के रिलेशंस पे प्रश्न होगा और उसमें चाइना फैक्टर को भी डाल देगा। भारत एंड मालदीव का रिलेशन वीसा विस चाइना फैक्टर, तो थोड़ा सा आपको तीनों, इनफैक्ट कोई भी प्रश्न आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस का उसमें चाइना फैक्टर तो आ ही जाता है, बट इंडिया मालदीव रिलेशंस में सीधा सीधा चाइना फैक्टर भी आ सकता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिमूवल ऑफ अ जज, अ सिटिंग जज इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में कई सारे आर्टिकल्स हमने कवर किए थे 3-4 महीने पहले। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, एकाएक से उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां आग लग गई। उसके बाद उस आग को जब बुझाया गया तो उसके बाद इट वाज फाउंड कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वेर फाउंड एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, और तब से उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं। कितना सारा कैश आपके घर में पड़ा हुआ है तो डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ का मामला बन जाता है, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बन जाता है, तो तब से उनके ऊपर करप्शन के खूब सारे चार्जेस लग रहे हैं। और उसके बाद से नाउ लोकसभा के अंदर एक मोशन अब स्टार्ट किया जाएगा फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। तो इस कारण से ये जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ अ सिटिंग जज, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो रिमूवल ऑफ ए सिटिंग जज का क्या प्रोसीजर है भारत के अंदर, संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि लोकसभा आप देख सकते हैं, द लोकसभा विल टेक अप अ मोशन टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा। पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, जब ये मामला सामने आया तो उनको ट्रांसफर करके भेज दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, उनको अब वहां से भी हटाया जाएगा, परमानेंटली हटाया जाएगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जज। इसके लिए एक मोशन शुरू किया जाने वाला है इन लोकसभा। सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ ए सिटिंग जज फ्रॉम ऑफिस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए संविधान में आर्टिकल है 124 सब क्लॉज 4। सिमिलरली हाई कोर्ट के सिटिंग जज को रिमूव करने के लिए जो आर्टिकल है वो है 218। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, किन ग्राउंड्स पे एक सिटिंग जज को रिमूव किया जा सकता है, तो दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। दीज आर द टू ग्राउंड्स ऑन विच अ सिटिंग जज कैन बी रिमूव्ड। रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ जज को जनरली इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट मोशन या रिमूवल मोशन के लिए या तो एक मोशन को लाया जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा और इट कैन बी ब्रॉट ऑन द फ्लोर ऑफ राज्यसभा। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इफ इट हैज टू बी ब्रॉट इन राज्यसभा देन इट मस्ट बी साइंड बाय 50 members of Rajya Sabha. And then if it has been started in Lok Sabha then it should be given to the speaker. If started in Rajya Sabha then should be given to the chairman of Rajya Sabha.
If the motion is admitted by speaker in Lok Sabha या chairman is in Rajya Sabha, then a 3-member committee will be constituted to investigate into the charges. और उसके बाद if the committee finds that the judge is guilty of the charges either of misbehavior या इनकैपेसिटी, इस केस में तो मिसबिहेवियर का एलिगेशन लगेगा जस्टिस यशवंत वर्मा जी के ऊपर, करप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मिसबिहेवियर। तो अगर ये जो कमिटी फाइंड करती है कि हाँ जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो जेन्युइन है, देन द हाउस जिसमें भी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो वहां पे उस मोशन को अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड देन दैट मोशन विल बी डिबेटेड एंड देन पुट टू वोट। वोटिंग में उस मोशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी विल बी नीडेड, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 member of present and voting that will be needed once the house in which removal process was introduced, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया then it will go to the another house और वहां पे भी इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। once the motion is passed with a special majority on both houses then an address is presented to the president, कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एड्रेस कि इस जज को रिमूव किया जाना है एंड देन प्रेसिडेंट थ्रू एन ऑर्डर विल रिमूव द जज, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट जजेस, तो इट विल द प्रेसिडेंट हु विल रिमूव द जजेस, राइट। तो अल्टीमेटली साइनिंग अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट की, बट बैक एंड पे ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो है वो अपने अपने यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन पास करेंगे फॉर रिमूवल ऑफ अ जजेस। ध्यान रहे एक बात का, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, बट द वर्ड इम्पीचमेंट इज जनरली यूज्ड, colloquially used, but it is not used officially or it has not been used officially in the constitution. थोड़ा सा और एक फैक्ट याद रखिए कि अच्छा मेंस में आंसर में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि नो जज सो फार आइदर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली इम्पीच्ड। अभी से पहले 5 जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, बट in some cases the impeachment motion failed on the floor of house of either Lok Sabha or Rajya Sabha. In other cases the judge himself resigned before the motion could be taken up. किसी किसी केस में मोशन पास नहीं हुआ, किसी किसी केस में जज ने पहले ही रिजाइन कर दिया, मोशन आने से पहले, पास करवाने से पहले ही जज ने रिजाइन कर दिया। तो ये 5 जजेज हैं, इनका पूरा नाम क्या हुआ ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सौमित्रा सेन कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस PD दिनाकरन, जस्टिस JP पारदीवाला एंड जस्टिस SK गांगेले, इन लोगों के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस या मोशन लाने की कोशिश की गई, बट कोई भी सक्सेसफुल अभी तक पास नहीं हुआ। आइदर द मोशन फेल्ड या दे रिजाइंड इवन बिफोर द मोशन कुड बी टेकन अप। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस बार के मेंस एग्जाम के लिए ऐसा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशियरी इन इंडिया। Next topic is about financial inclusion index, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. What is financial inclusion? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब है कि जो बेसिक बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासकर मार्जिनलाइज लोगों को अवेलेबल हों। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है देश के अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होते हैं वो सिर्फ पैसा जमा करने वाली सर्विसेज नहीं होती हैं। क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए अवेलेबल टू द पीपल, तब कहा जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो देयर शुड बी नो फ्रिल्स बैंकिंग अकाउंट सर्विसेज अवेलेबल। नो फ्रिल्स बैंकिंग अकाउंट मतलब कोई झंझट वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए कि मिनिमम आपको 5,000 10,000 बैलेंस रखना है, हर महीने में 3 ट्रांजैक्शन करने हैं, ये सब जो नियम पहले होते थे वो सब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहते। सो देयर शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट अवेलेबल, दैट इज फर्स्ट प्रोविजन फॉर अटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर लोगों के पास सेविंग्स के ऑप्शंस होने चाहिए, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपना पैसा सेविंग्स कर पाए।
चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हो इन द फॉर्म ऑफ एफडी, या उनके पास पेंशन, छोटे छोटे माइक्रो पेंशन अपॉर्चुनिटीज हों, जैसे कि अटल पेंशन योजना एंड ऑल के स्कीम्स अवेलेबल हों थ्रू बैंक अकाउंट। तो सेविंग्स के प्रोडक्ट होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफडी या माइक्रो पेंशन स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना। उनके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा आपका अकाउंट में है उससे थोड़ा ज़्यादा निकाल पाने का ओवरड्राफ्ट। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है बैंक अकाउंट में। इसका मतलब अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए हैं बैंक में, बट जरूरत पड़ने पे आप 15,000 रुपए निकाल सकते हैं, तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आप ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीके से कहें तो लोन ले सकते हैं और बाद में आपको वापस करना होगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। रेमिटेंस यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने की आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। माइक्रो इंश्योरेंस यानी कि छोटे छोटे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे इंश्योरेंस के फैसिलिटीज कम से कम बैंक अकाउंट से ही रिलेटेड आपके पास होने चाहिए। माइक्रो पेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अटल पेंशन योजना जैसे स्कीम्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं, एक बेसिक बैंक अकाउंट है विच इज़ नो फ्रिल बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट आपको सेविंग प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है, रेमिटेंस की फैसिलिटी भी देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, माइक्रो इंश्योरेंस या माइक्रो पेंशन की फैसिलिटी देता है। अगर ये सब आपके पास है तो आप कहा जाएगा कि आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। अगर नहीं है तो फिर कहा जाएगा कि यू आर नॉट इंक्लूडेड फाइनेंशियली। प्रॉब्लम क्या आती है, हिंड्रेंस क्या आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में? जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑल, ये लोग गरीब लोगों पे फोकस नहीं करते हैं। उनको पता है कि गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खुलवा करके उनको तमाम फैसिलिटीज देने से बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला है नहीं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन मेकिंग प्रॉफिट, एंड दैट इज वाई दे डू नॉट फोकस, एंड दैट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस। अब गरीबों की संख्या मतलब मार्जिनली लोगों की संख्या है ज़्यादा, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू हैव नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट। और यहाँ पे फिर सरकार एंड आरबीआई हैज़ टू intervene, RBI and government has to intervene in order to increase financial inclusion। भारत सरकार ने जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें बैंक्स को बोला गया कि आप नो फ्रिल्स अकाउंट खोलिए। इसमें मेनली गवर्नमेंट बैंक सामने आए, बट प्राइवेट बैंक्स ने भी काफी सारे जनधन अकाउंट खोले, जिनको कहा जाता है नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट। तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए और उनको लिंक किया गया विथ आधार, मोबाइल फोन एंड जैम ट्रिनिटी। तो जनधन अकाउंट बेसिकली was linked with Aadhaar and mobile phone. So these three together are known as जैम ट्रिनिटी, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल फोन। जनधन अकाउंट से कैसा है कि उनको तमाम जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से हैं उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में किया जा सकता है। आधार से ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है ताकि कोई घोस्ट बेनिफिशियरीज या करप्शन या लीकेज ऑफ फंड का प्रॉब्लम ना हो। मोबाइल से द बेनिफिशियरीज आर इन्फॉर्म्ड विद इन टाइम कि उनके अकाउंट में इतना पैसा आया है अंडर अ पर्टिकुलर स्कीम। तो बेसिकली जनधन योजना along with Aadhaar and mobile provided JAM Trinity, Jandhan Aadhaar Mobile Trinity, which provided a foundation for all the direct benefit transfer schemes run by Government of India। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके अंतर्गत सीधा सीधा अकाउंट में पैसा आता है। जैसे असम के लेवल पे बात की जाए तो अरुणोदय स्कीम है, नेशनल लेवल पे बात की जाए तो किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम है, जिसमें 6,000 रुपया किसानों के अकाउंट में जाते हैं। तो ये सब जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के एग्जांपल हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज बीन पॉसिबल अंडर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम ओनली बिकॉज ऑफ जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी में एक इंपॉर्टेंट विंग क्या है, जनधन अकाउंट, और जनधन अकाउंट इज an example of no frills bank account which is an important aspect of financial inclusion। अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जैसे जीवन सुरक्षा बंधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब छोटे छोटे माइक्रो पेंशन स्कीम या माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम, इन सब की मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। नाउ कमिंग टू द करंट कॉन्टेक्स्ट, देखिए आरबीआई हर साल मेजर करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FII, जिसके मदद से वो पता करने की कोशिश करती है कि देश में कितने प्रतिशत लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। FII में बेसिकली वो 3 चीजें देखती है कि कितने लोगों के पास ये सारी बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी है,
एक्सेसिबिलिटी को वेटेज दिया जाता है 35%। फिर देखती है कि कितने लोग उसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट है और आप सब कुछ है लेकिन आप यूज करते नहीं है सालों से, बस कैश में ही काम चला रहे हैं, तो यूजेज को वेटेज दिया गया 45%। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी वेटेज दिया गया बट 20%। कि अकाउंट है, मान लीजिए आपका नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट है लेकिन गांव से बहुत दूर पे है आपका बैंक का ब्रांच, एक दिन जाने में लग जाता है 500 रुपये निकालने के लिए, बस भाड़ा ही हो जाता है, बस का फेयर हो जाता है 100 रुपया जाने का 100 रुपया आने का, 200 रुपया जाने आने में लग जाता है 500 रुपये निकालने के लिए। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर कहा जाएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर पुअर, तो क्वालिटी को वेटेज दिया गया है 20%। इस तरीके से आरबीआई निकालती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसकी मदद से वो पता करने की कोशिश करती है कि देश के कितने प्रतिशत लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। हर साल एनुअली ये निकलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और साल 2023 के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था 60, फिर 2024 में बढ़कर के हो गया 64.2, और अब मार्च 2025, दिस इज द करेंट न्यूज, मार्च 2025 यानी कि इस साल के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर है 67। दैट सिंपली मीन्स मार्च 2025 मतलब इट इज द स्कोर फॉर लास्ट ईयर, राइट? दैट सिंपली मीन्स 33% ऑफ द पीपल आर स्टिल फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। 67 स्कोर है हमारा, इसका मतलब 67% लोग जो है फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, 33% पीपल आर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड येट। आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर जब बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ रहा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है क्यों? फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए जरूरी है ताकि जो तमाम गवर्नमेंट के बेनिफिट स्कीम से हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए जरूरी है, याद कीजिए वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी, अगर मैंने आपको क्लास में जो पढ़ाया है वो आपको याद आ रहा है तो लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा तब तो लोग अपना सेविंग्स का पैसा बैंक अकाउंट में डालेंगे, और बैंक अकाउंट से फिर वो पैसा मोबिलाइज होकर के इकोनॉमी में आएगा, बिजनेसेस के पास आएगा, जिससे वो डेल्टा कैपिटल क्रिएट कर पाएंगे। डेल्टा कैपिटल होगा तब तो इन्वेस्टमेंट के बाद ग्रोथ आएगा। डेल्टा कैपिटल विल लीड टू डेल्टा आउटपुट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा तब तो फंड मोबिलाइज हो पाएगा। अगर ये 15 मार्कर का प्रश्न होता तो इसमें आपको वो वर्चुअस साइकिल भी बनाना चाहिए। तो राइट दिस आंसर कंसीडरिंग इट ए 15 मार्कर। What do you understand by financial inclusion? Also write why financial inclusion is important. वहां पे वर्चुअल साइकिल वगैरह बना करके और बता दीजिएगा कि it will help in mobilization of fund, and then highlight the initiatives taken by government of India and RBI to promote financial inclusion in the country. Next topic is about mangroves. Today is World Mangroves Day. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. 26 जुलाई दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैनग्रूव्स डे। मैनग्रूव्स की अगर बात की जाए तो इस तरीके के वो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, प्लांट ट्रीज एंड श्रब्स विच आर मेनली फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन। जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है इंटरटाइडल जोन, एंड दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में होते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेट रीजन में भी मिल जाएंगे, बट मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड दैट टू इन इंटरटाइडल जोन ऑन द कोस्टल एरियाज। दुनिया का 0.1% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ मैनग्रोव। हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मैनग्रोव्स आर फाउंड इन साउथ एशिया बिकॉज साउथ एशिया इज इन द ट्रॉपिकल रीजन। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स का फायदा क्या है इन्वायरमेंट के लिए? सबसे पहले तो समझिए, दे आर इंडिकेटर ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। अगर किसी भी कोस्टल एरिया में मैनग्रोव्स हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोस्टल इकोसिस्टम इज हेल्दी। दे आर इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। दे अरेस्ट इरोजन ऑफ सॉइल। जो कोस्टल एरिया में सॉइल है उसको वो होल्ड करके रखता है ताकि वो इरोड ना हो पाए बिकॉज ऑफ सी वेव्स। एक इंपॉर्टेंट फीचर देखिए मैनग्रोव्स का, मैनग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं वो ऐसे निकल करके आते हैं हवा में, पानी में से निकल करके आकर के दे आर इन द एयर। इनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। रूट्स जो हैं वो सॉइल के बाद से अंदर से सॉइल से निकल करके आते हैं। These trees have respiratory roots. They stick above the soil. इससे क्या होता है कि they directly capture carbon dioxide from the atmosphere, and that makes mangrove more effective in carbon capturing as compared to any other tree या plant.
They on an average capture 10 times more carbon as compared to any other tree because of their special type of roots जिनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। इसके साथ ही मैनग्रूव्स ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। जब भी कोस्टल एरिया में फास्ट विंड चलती है ड्यूरिंग साइक्लोन या स्टॉर्म, तो उसको वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह विथस्टैंड करते हैं मैनग्रूव, जिससे फिर जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है उसके ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो ये सब सिग्निफिकेंस है मैनग्रूव के। अब मैनग्रूव्स चूंकि इन्वायरमेंटली काफी सिग्निफिकेंट हैं, तो इसीलिए मैनग्रूव्स को कंजर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मैनग्रूव को कंजर्व करने के लिए, वो है मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। दिस वाज अडॉप्टेड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट वाज मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट वाज लॉन्च्ड बाय यूएई, बट बाद में इसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एंड स्पेन इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इनका मेन लक्ष्य है कि मैनग्रोव्स को कंजर्व किया जाए एंड प्रमोट मैनग्रोव एज ए नेचुरल सॉल्यूशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दैट इज द गोल ऑफ मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। फिर जब भारत ने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ज्वाइन कर लिया, मैक ज्वाइन कर लिया भारत ने इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 इन 22, तो फिर भारत सरकार ने अपने देश में मैक इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मिस्टी स्कीम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन्स हैबिट एंड टेंजिबल आउटकम। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मिस्टी स्कीम was brought in India in 2023-24. It was introduced through Union Budget 23-24 with the aim of conserving mangroves in India. It was as a result of India's commitment to Mangrove Alliance for Climate. भारत ने Mangrove Alliance for Climate ज्वाइन कर लिया था, तो उसी को फिर भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई मिस्टी स्कीम, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि भारत के कोस्टल एरियाज में जहां जहां पे मैनग्रूव्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड जो लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था, करेक्ट जवाब होगा पेनलाइज हाई इमिशन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रेगुलेटेड रीजन्स। आईसीजे से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो आईसीसी को से रिलेटेड है। आईसीसी इन्वेस्टिगेट्स इंडिविजुअल्स फॉर वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। That's all from our side for today. Thanks for watching.